हाय एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, दैट्स वाई नहीं कर पाया। एंड आज का जो हम लोग 25 क्वेश्चन लेके आए हैं रोज़ की तरीके, उनको हम प्रॉपरली डिस्कशन के थ्रू समझेंगे। और ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनको प्रॉपर तरीके से समझा जाएगा एक्सप्लेनेशन के थ्रू। सो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजंता की कौन सी गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है? अजंता अजंता जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद से बिलोंग करता है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर है और बाघौरा नदी के किनारे। ठीक है, बाघौरा नदी। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध रिलीजन को फॉलो करती हैं, बौद्ध धर्म को। ठीक है, 30 गुफाएं हो जाती हैं। अब इनका टाइम पीरियड क्या देखते हैं, तो जो होल टाइम पीरियड है वो 200 BC टू 628 AD का है। ठीक है, अब इसमें से पूछा गया सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो 16, 17, 8वीं, 12वीं, 13वीं या 9वीं, 10वीं। तो जो टाइम पीरियड है, जो वर्तमान में जिन गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं, उनमें से हैं 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंगली टाइम देखते हैं और जो ऑप्शन दिए हुए उनके हिसाब से समझते हैं। जो 9वीं और 10वीं गुफा है, ये आपकी लगभग 200 BC से 350 AD तक का जो टाइम है, 300 और 350 माना जाता है। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड हो जाता है, जो कि सबसे पुरानी हो जाती हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में 9-10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वीं और 10वीं। जबकि 16 और 17 का जो टाइम पीरियड है, ये लगभग 350 टू 500, ठीक है, 500 माना जाता है। और जो 1 और 2 है, ये सबसे नवीन गुफा हो जाती हैं, ये 500 टू 628 AD। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, 9वीं और 10वीं। अगला देखते हैं, फ्रेस्को चित्रण है। फ्रेस्को चित्रण है क्या है? फ्रेस्को चित्रण भित्ति चित्रण की विधा, व्यक्ति चित्रण की विधा, जेनर चित्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेस्को चित्रण जो है, ये भित्ति चित्रण के लिए आता है। ठीक है, भित्ति के लिए, भित्ति चित्रकारी के लिए। फ्रेस्को की 2 विधियां होती हैं, फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेक्को। ठीक है, ब्यूनो जो होता है गीली भित्ति के लिए होता है, गीली भित्ति, और सेक्को होता है सूखी भित्ति। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुगताई की रचनाओं में क्या प्रधान है? कलात्मकता, अलंकारिकता, भाव प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। चुगताई के लिए बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनका पूरा नाम क्या है, अब्दुर रहमान चुगताई। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है, 1897 में। ठीक है, और 1975 में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ कहाँ, तो पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में हुआ। इनकी कुछ फेमस कृतियां हैं, जैसे कि होली, ठीक है, जंगल में लैला, जंगल में लैला, प्रिंस सलीम। ठीक है, उसके अलावा और देख लेते हैं, संगीत का जन्म, संगीत का जन्म हो गया। ठीक है, प्रिंस सलीम हो गया, जंगल में लैला हो गया, सहारा की राजकुमारी हो गया। ठीक है, सहारा की राजकुमारी, संगीत का जन्म हो ही गया है। तो ये इनकी कुछ फेमस कृतियां हो जाती हैं। इसके अलावा नक्शे चुगताई, नक्शे चुगताई, ठीक है, नक्शे चुगताई, मुरक्काए चुगताई, मुरक्काए चुगताई। और एक काफ़ी फेमस हो जाती है, ग्लूमी राधिका, ग्लूमी राधिका, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आई होप कि जो इम्पॉर्टेंट चुगताई की पेंटिंग्स हैं वो सारी हमने आपको कवर कर दी है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रचनाओं में क्या प्रदान हो जाता है, कलात्मकता, अलंकारिकता, या भाव प्रदान, या इनमें से कोई नहीं। तो चुगताई की जो रचनाओं में प्रधानता है वो अलंकारिकता की है। ठीक है, तो अलंकारिकता इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? लक्ष्मी का मंदिर, राम का मंदिर, कैलाश का मंदिर या विष्णु का मंदिर? तो कैलाश मंदिर सबको ही पता होगा इसका आंसर, ठीक है, तो कैलाश मंदिर हो जाता है। एलोरा, एलोरा ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बिलोंग करती हैं, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक है। यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध, ठीक है, जैन एंड ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण धर्म को, रिलीजन को फॉलो करती हैं, ठीक है। अब इसमें से जो कैलाश मंदिर है ये गुफा नंबर 16 को कैलाश मंदिर कहा जाता है, जो कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया, ठीक है, कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं, अभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? इस्लाम एवं सिख धर्म, बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म, वैष्णव और बौद्ध धर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो अभ्रंश शैली मेनली तो ये जैन शैली बोल रहे हैं, अभ्रंश शैली। तो ये जो जैन शैली या अपभ्रंश शैली है ये जैन धर्म को, रिलीजन को फॉलो करती थी, ठीक है, जिसमें से जैन तीर्थंकरों की जीवनी वगैरह दर्शाई गई हैं, ठीक है, मेनली उसी पे काम किया गया है। तो जैन धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैन तो दिया नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इनके नामकरण को भी देख लेते हैं। अपभ्रंश शैली किसने कहा है जैन शैली को? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा है? राय कृष्णदास ने, ठीक है, राय कृष्णदास ने जैन शैली नाम दिया है, ठीक है, सॉरी, जैन शैली को अपभ्रंश शैली बोला है, ठीक है, अपभ्रंश शैली बोला है, अपभ्रंश शैली बोला है राय कृष्णदास ने, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसे जैन शैली नाम दिया है, ठीक है। गुजराती शैली आपकी एनसी मेहता ने दिया है नाम। अब ये जो एनसी मेहता साहब हैं ये जनरली उस एरिया के हिसाब से ही नाम देते थे, ठीक है, इसलिए इन्होंने मतलब गुजरात के ही क्षेत्रों में पनपी, तो इस वजह से इसको गुजराती शैली नाम दे दिया। राय कृष्णदास ने अपभ्रंश शैली का नाम दिया, पर्सी ब्राउन ने इसे जैन शैली का नाम दिया। जबकि पश्चिमी भारतीय शैली का नाम किसने दिया? तो वो दिया आपके लामा तारानाथ, ठीक है, लामा तारानाथ वही हैं जिन्होंने पाल शैली को पूर्वी शैली बोला था। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से इन्होंने नाम दिए हुए हैं। इसके अलावा आनंद कुमार स्वामी ने भी यही नाम दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नामकरण किसने क्या किया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में लिथोग्राफी का परिचय किसने दिया? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन या ईवी हैवल? तो भारत में लिथोग्राफी का परिचय जो सबसे पहले दिया था वो राजा रवि वर्मा साहब ने दिया था, ठीक है, और इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। 1894 में मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, और ये राजा रवि वर्मा ये आपके 1848 में पैदा हुए, ठीक है, 1906 में निधन हो गया। अच्छा, ये बहुत कॉमन आर्टिस्ट हैं, तो जनरली लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट मेरा मानना है कि ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इनकी जो भी जानकारी हो A to Z, हर आर्टिस्ट का आप पूरी जानकारी नहीं याद रख सकते, लेकिन ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी हर जानकारी पता होनी चाहिए, तो इनको हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। तो 48 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरला में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के चाचा का क्या नाम था? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, बंगाल शैली के जन्मदाता। आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु या समरेंद्रनाथ गुप्त? तो अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के जो चाचा थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इनके चाचा थे, ठीक है। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1871 में, ठीक है, और 1951 में निधन हो गया था, ठीक है। अब एक चीज़ हमको बतानी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर और इनके जन्म को कैसे याद किया जा सकता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या जन्म है? 1861 और 1941। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आता है? 10 साल का। तो दोनों का जन्म इस तरीके से याद कर सकते हो, वैसे सबको याद होगा, ठीक है, फिर भी ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे तो आपको कभी उसको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो 1861, 10 साल बाद जन्म हुआ तो 1871 में, 1941 में इनका निधन हो गया और 10 साल बाद 1951 में इनका निधन हो गया। जब डेथ हुई 1941 में, तो महाप्रयाण, ठीक है, या लास्ट जर्नी बोल सकते हो, लास्ट जर्नी चित्रित किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और वहीं से तुलिका इन्होंने त्याग दी। क्या कर दिया? त्याग दी। ठीक है। और अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक चित्रांगदा थी रचना, चित्रांगदा, इसके लिए चित्रण कार्य किया था। ठीक है। जबकि नंदलाल बसु ने गीतांजलि के लिए किया था, जिसके लिए इनको 1913 गीतांजलि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल। ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र का टीका किसने किया? छेमेन ने, वात्स्यायन ने, आनंदवर्धन या यशोधर पंडित? तो कामसूत्र के रचनाकार जो हैं वो आपके हो जाते हैं वात्स्यायन। ठीक है। क्या हो जाएंगे? वात्स्यायन, सॉरी, ठीक है, वात्स्यायन हो जाएंगे। और इसमें इन्होंने 64 कलाओं का वर्णन किया हुआ है। ठीक है। जिसमें से चौथे नंबर की आलेख है। ठीक है। अब इसका टीका पूछा जा रहा है, तो यशोधर पंडित साहब ने किया है। किस नाम से किया है? जय मंगला के नाम से। ठीक है। जय मंगला के नाम से किया है और लगभग 11वीं शताब्दी के दरमियान किया हुआ है। ठीक है। जिसमें इन्होंने षडंग की व्याख्या की हुई है। ठीक है। अब वो षडंग का क्या है? इसका एक सूत्र होता है जिसमें इसके सीक्वेंस को पूछा जाता है। रूप भेदा प्रमाण प्रमाणानी, प्रमाण हो गया, रूप भेदा प्रमाणानी, भाव लावण्य लावण्य योजना। ठीक है। भाव लावण्य, सादृश्य वणिका भंग। ठीक है। सादृश्य और वणिका भंग। ठीक है। रूप भेदा प्रमाणानी, भाव लावण्य योजना, और यहाँ पर हमने भाव को मिस कर दिया है। ठीक है। वो कर देते हैं। तो रूप भेदा प्रमाणानी, भाव लावण्य योजना, सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडंगकम, ये उनका पूरा आपका सूत्र हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कामसूत्र की टीका की व्याख्या की। किसमें की? जय मंगला में। ठीक है। जय मंगला में की थी। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है? अपभ्रंश, मुगल, राजपूत, कंपनी। ठीक है। तो देखो कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है? अपभ्रंश बिल्कुल है, इसमें तो आपको जैन का से संबंधित चीज़ें मिली। मुगल, इसे इस्लाम का मिला है। ठीक है। राजपूत, ये बोला ही जाता है हिंदू, प्रॉपरली हिंदू धर्म से है या हिंदू शैली से है। ठीक है। और जो कंपनी है, यहाँ पे किसी का भी कोई धर्म का साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी शैली। ठीक है। आई होप की चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। 64 योगिनी मंदिर किस को समर्पित है? 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? शिव को, विष्णु को, दुर्गा को या पार्वती को? तो 64 योगिनी मंदिर है कहाँ? खजुराहो में। ठीक है। जो कि चंदेलों के टाइम पे, चंदेल वंश के टाइम पे विकसित हुए। ठीक है। यहाँ पर चंदेलों के टाइम पर ही मंदिर बने थे। और 64 योगिनी सबसे प्राचीन माना जाता है। 64 योगिनी सबसे प्राचीन माना जाता है। अब यहाँ पर आपको शैव, वैष्णव, जैन और शाक्त 4 धर्मों से संबंधित मंदिर मिलते हैं। ठीक है। 4 धर्मों से संबंधित मंदिर मिलते हैं। अब इसमें से जो 64 योगिनी मंदिर है वो आपका दुर्गा जी को समर्पित है, या शाक्त मंदिर भी बोल सकते हैं। शाक्त मंदिर लिख कर के आएगा तो भी सही हो जाएगा, और दुर्गा जी को वैसे समर्पित है। तो राइट आंसर क्या हो गया? दुर्गा जी। सांची का स्तूप किस पत्थर से बना है? काले रंग के रेतीले पत्थर से, सिलेटी रंग के कठोर पत्थर से, लाल रंग के बलुआ पत्थर से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश के विदिशा में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के विदिशा में।
ठीक है, जिसकी खोज 1818 में टेलर ने की थी। ठीक है, रॉयलेट टेलर ने की हुई थी। ठीक है, और ये किस टाइम का है? मौर्य काल का है। ठीक है, तो ये इसका समय पीरियड हो गया। ये बना किस पत्थर से? तो लाल रंग के बलुए पत्थर से बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं? 5, 1, 4, 3। तो गुप्त स्तंभ के कितने प्रकार होते हैं? तो एक प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? ठीक है, 15, 30, 16 या 34। तो देखो, एलोरा का कैलाश मंदिर अभी मैंने बताया भी कि किस गुफा में है, तो 16वीं गुफा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुफा नंबर 16। जबकि 15वीं में दशावतार है। ठीक है, दशावतार मंदिर जिसे दंती दुर्ग ने बनवाया था। ठीक है, गुफा नंबर 30 छोटा कैलाश। ठीक है, कैलाश मंदिर 16, दशावतार 15, दंती दुर्ग ने बनवाया, छोटा कैलाश गुफा नंबर 30। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य, चित्रकला, लोगों को पक्षपात, हीन न्याय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शाहजहां का जो काल रहा है वो स्थापत्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थापत्य का स्वर्णकाल भी बोला जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को बोला जाता है। ठीक है, स्थापत्य का स्वर्णकाल बोला जाए या मुगल शैली का स्वर्णकाल, मुगल का स्वर्णकाल, ठीक है, वो भी आपका क्या हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है, पूरे मुगल का स्वर्णकाल शाहजहां का हो जाएगा। और चित्रकला के लिए या मुगल शैली के लिए, शैली के अंतर्गत आपकी चित्रकला आ जाती है, इसलिए जहांगीर हो जाएगा। जबकि होल मुगल का स्वर्णकाल शाहजहां या स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां। आगे देखते हैं, मुगल काल में पोर्ट्रेट का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? मनोहर, बिशनदास, अबुल हसन या मंसूर। ठीक है, तो मुगल काल में पोर्ट्रेट का प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो बिशनदास साहब थे। ठीक है, जिन्होंने नूरजहां का बनाया था। ठीक है, जिसे मुगल सुंदरी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, मंसूर आपका पशु पक्षी के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर के पास स्थित है? तो मैंने कई बार आपको बताया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो औरंगाबाद इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, ठीक है, जबकि अजंता में गुप्त समय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, गुप्त काल को, और एलोरा का जो है शासनकाल वो राष्ट्रकूट का है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आधुनिक चित्रकला के चित्र काले रविन्द्रनाथ ठाकुर किस स्थान में संग्रहित है? आधुनिक चित्रकला के चित्र काले रविन्द्रनाथ ठाकुर किस स्थान में संग्रहित है? कोलकाता, मुंबई, गोवा या दिल्ली? तो जो ये चित्र जहाँ पे काले रविन्द्रनाथ ठाकुर संग्रहित है वो हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, राजा रवि वर्मा को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? नृत्य में, इतिहास में, चित्रकला में, संगीत में? तो राजा रवि वर्मा तो आपको पहले से पता है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, तो चित्रकला के लिए फेमस हो जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैंने बताया भी कि 1894 में इन्होंने घाटकोपर में एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करी। ठीक है, ये तैल विधा में काम करने वाले पहले कलाकार थे भारतीय, जिन्होंने भारतीय विषयों में पौराणिक इनके विषय थे। ठीक है, पौराणिक विषय थे भारतीय, और जो टेक्निक थी वो विदेशी थी। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा चित्रकार अकबरकालीन नहीं था? दशवंत था अकबरकालीन, अबुल हसन नहीं था, बशावन भी था, और ख्वाजा अबू शमस ये भी था। ठीक है, ये ईरान से आए हुए चित्रकार थे। ठीक है, और ये बशावन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था अकबरकालीन। ठीक है, और अबुल हसन जहांगीर कालीन था, और जहांगीर इसको सर्वश्रेष्ठ मानता था। ठीक है, सबसे प्रिय चित्रकार भी अबुल हसन ही था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का संबंध निम्नलिखित में किससे है? चालुक्यों से, चोलों से, पल्लवों से, राष्ट्रकूटों से? तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिरों का संबंध था वो पल्लव कालीन से था, पल्लवों से था।
ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो हैं आपके पल्लव काल के माने जाते हैं, ठीक है। यहीं से आपको गंगा अवतरण की मूर्ति भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा शोर टेम्पल भी है और इस पे एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो। तो जिसको भी फुल जानकारी चाहिए तो वो आप वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रण, बैलगाड़ी के चित्रण किया गया दशवंत के द्वारा, उस्ताद मंसूर के द्वारा, अबुल हसन के द्वारा, मनोहर के द्वारा। तो बैलगाड़ी का जो चित्रण हुआ है वो हुआ है अबुल हसन के द्वारा, जो कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, ठीक है। और बैलगाड़ी का चित्रण आधुनिक कलाकार किसने किया है? M.F. हुसैन। इनका भी काफ़ी फेमस है, तो इनको भी याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया? होयसल, काकतीय, पूर्वगंग या चालुक्य? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस वंश के द्वारा करवाया गया? तो पूर्वी गंग वंश, ठीक है। नरसिंह देव के द्वारा, नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया, ठीक है। और ये आपके नागर शैली या अगर नागर शैली नहीं आता है तो कलिंग शैली में बना हुआ है, ठीक है। इस पे भी मैंने काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है शॉर्ट्स पे, तो वो आप देख सकते हो फुल डिटेल के लिए, ठीक है। और ये हरे ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया गया है, ठीक है। काला क्लोराइड या हरे ग्रेनाइट वहाँ पे आता है ऑप्शन में, तो इन दोनों में से जो भी आएगा उसको आप करेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? तो अभी आपने पढ़ा ही कि महाबलीपुरम में बनवाए थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस पत्थर पर गढ़ी गई है? ठीक है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति किस पत्थर में गढ़ी गई है? तो ये आपका हो जाएगा सिलेटी पत्थर, संगमरमर पत्थर या पारस पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर। तो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति गढ़ी गई है वो सिलेटी पत्थर में गढ़ी गई है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिलेटी पत्थर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के आपके जो क्वेश्चन थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। सो हम कल वापस से क्वेश्चंस लेके आएंगे, लेकिन कल जो होगी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी, कल से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जैसे कि पहले चल रही थी। कुछ इश्यू की वजह से नहीं चल पा रही थी, बट अभी कल से कंटिन्यू हो जाएंगी आपकी लाइव क्लासेस। एंड जो लोग भी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। गुड बाय।